वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल किंग कोबरा के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में स्पॉट किया गया है तिल्लारी रिजर्व में। तिल्लारी रिजर्व भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बात करते हैं किंग कोबरा के बारे में भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है। हम पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। जो जहरीले सांप होते हैं उनमें सबसे लंबा यही होता है। किंग इसे इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। यूजुअली जो बाकी स्नेक्स होते हैं, अगर आप उनको गुस्सा दिलाएं या फिर उन्हें हर्ट करें तब वो नुकसान पहुंचाते हैं या फिर काटते हैं। ये तो कई बार महज देखकर ही दौड़ा लेता है, इसलिए भी खतरनाक माना जाता है। तो अभी इसे कंजर्वेशन रिजर्व में देखा गया, जो कि तिल्लारी में है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। ये महाराष्ट्र का मैप है। यहां पर देखिए सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मोस्ट वेनमस स्नेक है और सबसे लंबा वेनमस स्नेक भी है। इसका जो वेनम होता है वो काफी पोटेंट होता है, काफी ज्यादा जहरीला होता है। फर्दर एक सिंगल बाइट में ये बहुत ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन निकालते हैं। मतलब जब काटते हैं तो पूरा जहर उगल देते हैं कि सामने वाला बचे नहीं। और एक छोटा सा हिस्सा भी इनके जो वेनम का है वो 20 लोगों को जान से मारने में सक्षम है। इवन एक हाथी को भी जो किंग कोबरा है वो अपने जहर से मार सकता है। हैबिटेट की बात करें तो ये यूजुअली रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इंडिया के प्लेन्स में, गंगा का जो प्लेन वाला इलाका है वहां पर अक्सर देखे जाते हैं। सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिल जाते हैं। ये बंबू जो फॉरेस्ट का बाकी फर्दर फॉरेस्ट है, बंबू का रीजन है, मैंग्रोव स्वैम्प, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड या रिवर्स के आसपास के रीजन में बहुत आराम से मिलते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 2 में। बात करते हैं तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। यह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 7वां वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर होता है जो दो वाइल्ड लाइफ रीजन को जोड़ देता है। मान लीजिए कोई बैरियर हमने क्रिएट कर दिया, रेलवे बिछा दिया, रोड बिछा दिया, तो हम लिंक कर देते हैं ताकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। कुछ समय पहले इसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। वेस्टर्न घाट में है। 9 विलेजेस को कवर करते हुए इस पूरे रेंज को तैयार किया गया है। ये कई सारे टाइगर, एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए एक ना केवल हैबिटेट की तरह वर्क करता है बल्कि उनको एक रास्ता भी देता है, जो 3 स्टेट्स में आसानी से मूव कर पाते हैं, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये देखिए जो मदई सेंचुरी है गोवा की और भीमगाड कर्नाटका की, उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और कई सारे यूनिक पेड़, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हरित धारा के बारे में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी हाल ही में एक एंटी मैथोनोजेनिक फीड सप्लीमेंट तैयार किया है। नाम दिया है हरित धारा HD। एंटी मैथोजेनिक का मतलब ये होता है जो बोवाइंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मीथेन निकालते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है, काफ़ी नुकसान होता है। ये एक दिन में लगभग 200 लीटर के आसपास मीथेन निकाल देते हैं। हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएं जिसके खाने के बाद वो मीथेन कम निकालें, तो एटमॉस्फेयर को फायदा होगा। देखिए इसे डेवलप किया गया है ICAR के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इनके इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। बेंगलुरु में है ये। हरित धारा का इस्तेमाल करने के बाद जो बोवाइंस हैं उनमें जो मीथेन का एमिशन होता है वो 17 से 20% तक कम हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको खिलाने के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और जो एनिमल्स हैं उनका वेट गेन भी होगा। एमिशन की बात करें तो जो लैक्टेटिंग काउज होती हैं वो एक दिन में लगभग 200 लीटर मीथेन रिलीज कर देती हैं, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वो 85 to 90 लीटर मीथेन निकाल देते हैं। इवन जो एक एडल्ट शीप होती है वो भी 20 से 25 लीटर मीथेन तो निकाल ही देती है। इन दैट केस अगर हम उन्हें कुछ ऐसा खिला पाते हैं जिसकी मदद से हम इसका एमिशन कम कर पाएंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगी। तो इसके पहले कि हम ये समझें कि हरित धारा करेगा क्या, हम ये समझते हैं कि जो कैटल होते हैं ये मीथेन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। जब भी कोई चारा किसी बोवाइन के द्वारा खाया जाता है तो वो सबसे पहले उसके र्यूमेन में जाता है। अब भला ये र्यूमेन क्या है? जो बोवाइंस होते हैं उनके पेट में 4 हिस्से होते हैं। खाना एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है और पचता चला जाता है। जो उनके पेट का पहला हिस्सा होता है उसे र्यूमेन कहा जाता है।
ये देखिए एक एनिमल है, यहां पर इसका र्यूमेन है, यहां पर पेट के 4 हिस्से दिखाए गए हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है ये र्यूमेन है। इसके बाद ये सेकंड थर्ड पार्ट में आता है, देन फोर्थ में आता है। खाना टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो र्यूमेन में होती है, पहले हिस्से में, और यहीं पर मेनली मीथेन बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। समझिए होता क्या है, र्यूमेन में जब भी कोई मटेरियल गया, कोई चारा गया, तो वहां पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लार्जली प्रोटोजोआ। ये उस खाने को तोड़ते हैं, ये उसे तोड़ते हैं सेलुलोज में, फाइबर में, स्टार्च में और शुगर में। लेकिन जब ये प्रोटोजोआ कार्बोहाइड्रेट में उसे तोड़ रहे होते हैं तो वो प्रोडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और हाइड्रोजन का। उसी र्यूमेन में यानी कि पेट के पहले हिस्से में आर्किया भी होता है। आर्किया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो बोआइंस के पेट में मीथेन बनाता है। मीथेन बनाने के लिए इसे चाहिए CH4 बनाना है तो कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, और ये कार्बन और हाइड्रोजन इसे ये प्रोटोजोआ बना के दे देते हैं CO2 और हाइड्रोजन के फॉर्म में। ये इनको मिला के बना देता है मीथेन। उसके बाद एनिमल जब जुगाली करता है, डकार लेता है, गोबर करता है, तो वो सारा मीथेन बाहर निकाल देता है। ये है सारी प्रक्रिया। अगर ये जो प्रोटोजोआ जो ये CO2 और हाइड्रोजन बना रहा है, हम इसके नंबर को कम कर दें तो ये कम CO2 और कम हाइड्रोजन बनाएगा, तो इस आर्किया को कम मटेरियल मिलेगा कि नहीं मीथेन बनाने के लिए, तो कम मीथेन बनेगा। यही करता है ये हरितधरा। हरितधरा जो पॉपुलेशन है प्रोटोजोआ की, माइक्रोब्स के र्यूमेन, जो माइक्रोब्स हैं र्यूमेन में, उनके नंबर को कम कर देता है। तो इससे जो मीथेन बनने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। अब हरितधरा को बनाने के लिए हम कंडेंस्ड और हाइड्रोलाइजेबल टेनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जो टेनिन होता है ये किसी भी पेड़ की छाल में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है, और हाइड्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी चीज को पानी के साथ मिलाकर कोई नया सब्सटेंस बना देते हैं। तो जो टेनिन्स होते हैं जो पेड़ों की छालों में हमें मिलते हैं वो ज्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिल जाएंगे। उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हरितधरा बना रहे हैं जो ये सारा काम करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल्बिनो पाम साइवेट के बारे में है। हाल ही में एल्बिनो कॉमन पाम साइवेट को देखा गया 129 साल बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व में, STR में। ये छोटा कार्निवोर मैमल है जो कि फैमिली वेवेराइडी से बिलोंग करता है। टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पे भी मिलता है, अर्बोरियल भी है। अर्बोरियल इसका मतलब ये होता है कि पेड़ों पे रहते हैं। नॉक्टर्नल होता है, रात में एक्टिविटी करता है। एल्बिनो का मतलब यहाँ पे क्या है ये अभी समझते हैं। देखिए हैबिटेट उसके पहले देख लेते हैं। ये सदर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। कॉमनली आपको सदर्न चाइना, श्रीलंका और सदर्न इंडिया में मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहना इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए वार्म और टेम्परेट रीजन और ह्यूमिडिटी मैनेज कर लेते हैं। दैट्स वाई ये यहीं पे रहना पसंद करते हैं। एल्बिनिज्म, जिसकी वजह से इसे एल्बिनो पाम साइवेट बोलते हैं। एल्बिनिज्म एक डिसऑर्डर है, हाइपोपिगमेंटेड डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी में मेलानिन की कमी हो जाती है। इससे जो बॉडी का कलर होता है वो वाइट हो जाता है, आइस रेड हो जाती हैं, तो कलर्स नहीं आते बॉडी में। ये इस साइवेट में देखा जाता है, इसीलिए इसे एल्बिनो पाम साइवेट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिस्क्रीट ऑरोरास के बारे में है जो मार्स पे देखे गए हैं। यूएई ने अपना होप स्पेसक्राफ्ट भेजा था मार्स पे, जो ऑर्बिट कर रहा है मार्स को इस साल के फरवरी से ही। उन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स को कैप्चर किया है मार्स के एटमॉस्फेयर से, डिस्क्रीट ऑरोरास की। ऑरोरास ये शब्द आपने में भी सुना हो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो। ऑरोरास जब सन के सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, जिन्हें आप सोलर फ्लेयर बोल सकते हैं, वो अर्थ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो हाईली हार्मफुल होते हैं। अगर वो अर्थ पे एंटर कर जाएं तो कई तरीके की दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन हमारे नेचर ने हमको एक शील्ड दी है जो हमें इन सोलर फ्लेयर से या फिर चार्ज पार्टिकल से बचाती है, और वो है अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड। ये जियोमैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को अर्थ पर आने से रोकता है, तो ये ऊपर ही रुक जाते हैं। लेकिन जो हमारे अर्थ का पोलर रीजन है ये वहां पर लगातार टकराते रहते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये सोलर विंड्स टकराती रहती हैं। इसीलिए जब ये वहां पर वेरियस गैसेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो रात में आसमान में कई तरीके के कलर्स दिखते हैं, और उन्हीं कलर्स को कहा जाता है ऑरोरा। ये जो ऑरोराज होते हैं ये पूरे साल दिखते हैं ओवल शेप में। नदर्न पार्ट में यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में इन्हें ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है यानी कि नदर्न लाइट, और साउथ में इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है यानी कि सदर्न लाइट। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि साउथ में ऑस्ट्रेलिया है
तो साउथ में जो होता है उसको ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, नॉर्थ वाला अपने आप ही बोरियालिस याद रह जाएगा। इन्हें आप विजिबल देख सकते हैं अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो हमें मार्स के एटमॉस्फेयर में दिख रहा है डिस्क्रीट ऑरोरा, ये कैसे डिफरेंट है अर्थ के ऑरोरा से? देखिए, अर्थ पे जो ऑरोरा दिखता है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखता है, ये नहीं कि कहीं भी दिख रहा है, नाइट टाइम में दिखता है। लेकिन ऐसा मार्स पर नहीं है, वहां पर ये पूरे आसमान में दिखता है, जो अभी हमने स्पॉट किया उसके मुताबिक। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रांग है, जबकि मार्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक है, बिकॉज प्लेनेट के इंटीरियर में जो आयरन है, मोल्टेन आयरन, वो कूल हो चुका है, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक है। उसके बाद वहां पर ये ऑरोरा हमें देखने को मिल रहा है, तो काफी सिग्निफिकेंट है। अब बार बार एक वर्ड आ रहा है डिस्क्रीट ऑरोरा। देखिए, ऑरोरा दो तरीके के हो सकते हैं, डिफ्यूज ऑरोरा और डिस्क्रीट ऑरोरा। ये इस क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है जो रीजन वाइज है, ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस। देखिए, जो डिफ्यूज ऑरोरा होता है इसका कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होता, ये आसमान में कई बार धीमे चमकते हैं और नेकेड आई से नहीं भी दिखते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीट ऑरोरा होता है इनके बहुत ही डिफाइंड फीचर्स होते हैं। ये कई बार तो इतने धीमे होते हैं कि दिखेंगे ही नहीं, और कई बार इतने ब्राइट होते हैं कि आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो वहां पे जो ऑरोरा दिखा है वो इसी प्रकार के वेरिएशन के साथ दिखा है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में है। अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी ये कंक्रीट रूप में हमारे सामने आएगा तो स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगे। अभी जो स्पेसिफिकेशंस आए उनके मुताबिक बता देता हूं कि इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये इस ONDC को असाइन किया गया है कि आप इसे सही तरीके से कंडक्ट करिए। इनका काम ये होगा कि ओपन नेटवर्क डेवलप किया जाए ओपन सोर्स्ड मेथोडोलॉजी के लिए, ओपन स्पेसिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा जो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होगा। ये बार बार ओपन 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 कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि अगर आप डिजिटल कॉमर्स में जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोनोपोलाइज करते हैं इस डिजिटल कॉमर्स को, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा। और अगर कोई स्मॉल रिटेलर है तो उसे खुद को इन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना होता है अपना सामान बेचने के लिए। बट इन सभी प्लेटफॉर्म्स के पास अपना क्लोज्ड नेटवर्क सिस्टम होता है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि जब आप उनसे कोई प्रोडक्ट मांगते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आपको क्या दिखाएंगे। होता अक्सर ये है कि जो बड़ी एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स आपके सामने दिखाए जाते हैं। इससे जो छोटे रिटेलर्स हैं उनका सामान आप तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप्ड कर रखा है। तो जो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि एक ओपन सिस्टम हो जहां पर सभी प्रकार के जो रिटेलर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने की, ताकि किसी एक प्लेटफॉर्म के द्वारा जो क्लोज नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है मोनोपोलाइज करके अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट ना करे और एक ओपन कंपटीशन बना रहे। ये पूरे वैल्यू चेन को डिजिटाइज करेगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, सप्लायर्स के इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। मतलब ये नहीं कि कुछ ही लोग अपने सामान बेच पा रहे हैं, एक इंक्लूजन होगा सभी प्रकार के सप्लायर्स का। लॉजिस्टिक्स में इफिशियंसी आएगी और कंज्यूमर्स को भी ज्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसे अभी कंस्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये ONDC के ऊपर अपने जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उनके बारे में सजेशंस देंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो 1997 में बनाया गया था एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। अटैच्ड बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत। जो QCI के चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, इंडस्ट्रीज की रिकमेंडेशन पे। अब इंडस्ट्रीज की रिकमेंडेशन पे क्या मतलब है? इन इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट वाले 3 प्रीमियर एसोसिएशंस हैं, एसोचैम, CII और FICCI। ये रिकमेंड करते हैं कि आप इनको अपना दो। इनका काम ये है कि इस बात को इंश्योर करें कि हेल्थ, एजुकेशन और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी सही तरीके से मेंटेन की जा रही है या नहीं। 2017 में प्रीलिम्स में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। 2 स्टेटमेंट थे। QCI को ज्वाइंटली सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, और दूसरा यह है कि QCI के जो भी चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन पे। आपको पता है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटियर लिस्ट के बारे में है। US ने भी पाकिस्तान को उन 14 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जो बच्चों को आर्मी में रिक्रूट करते हैं, चाइल्ड सोल्जर का इस्तेमाल करते हैं। US में है एक US चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2008, जिसमें कहा गया है कि एक एनुअल ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाएगी, जहां पे उन देशों को लिस्ट किया जाता है जो अपने यहां आर्मी में बच्चों को शामिल करते हैं। इस बार लिस्ट में कई सारे देश हैं, जो उनमें पाकिस्तान और टर्की का नाम भी जोड़ दिया गया है।
तो पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया और यमन इसमें हैं जो अपने यहां बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इनह्यूमन है और गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनकी कमर्शियल लाइसेंसिंग भी नहीं दी जाएगी ग्लोबल लेवल पे। यूएन ने वेरीफाई किया कि 7,000 बच्चों को 2019 में ही सोल्जर के तौर पे रिक्रूट कर लिया गया है, तो ये चिंता का विषय है। लास्ट में कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व वेस्टर्न घाट में है। हरित धारा कैटल में माइक्रोबियल डिसीज को प्रिवेंट करेगा। और ओरास हमारे ग्लोब के नदन पार्ट में जो पोलर लाइट्स होती हैं उन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो सदन में है उन्हें ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। कॉमन पाम साइवेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये डिजिटाइज करेगा एंटायर वैल्यू चेन को, स्टैंडर्ड ऑपरेशन और वैल्यू चेन कंज्यूमर्स के लिए बेहतर करेगा। बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।